हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज आपका सेकंड चैप्टर है पेपर 1 का ही, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें आपका देखिए कि क्या आप डिस्कस करने वाले हैं असमानता एवं सामाजिक पदानुक्रम के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर। तो देखिए कि पहला आपका क्वेश्चन क्या है, असमानता को स्पष्ट करते हुए भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कि असमानता होती क्या है। असमानता मतलब होता है कि एक के पास कोई वस्तु का आधिक्य हो और उसी वस्तु का दूसरे के पास अभाव हो। तो ऐसी भावना जो होती है मतलब असमानता होती है। अब असमानता आप कहाँ पर देख सकते हैं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सभी स्तर पर आपको जातिगत स्तर पर असमानता दिखेगी। तो यही आपको डिटेल से इसमें डिस्कस करना है बस। तो अब देखिए कि इसमें असमानता को स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या है असमानता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता के रूप में सामाजिक असमानता को देखा जा सकता है। समाज में जातिगत आधार पर समाज का विभाजन है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र में पूरा समाज बटा हुआ है। और वहीं देखिए कि शूद्र को निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखकर उन्हें समाज में उच्च वर्गों को समान सम्मान व अधिकार प्राप्त नहीं है। समाज के अपनी जातिगत असमानता के आधार पर ही श्रम विभाजन है। साथ ही साथ उच्च जाति के लोग अपने से निम्न जाति के लोगों या परिवारों से सामाजिक संबंध, विवाह आदि नहीं रखते, जबकि समाज में सौहार्द व शांति तभी संभव है जब जातिगत आधार पर संबंध ना हो। तो ये है। एंड आगे आपको देखिए कि क्या है, जब से सभ्यता का विकास हुआ है तभी से समाज में उपयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान आर्थिक रूप से होता आ रहा है। आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही समाज में आमुख व्यक्ति या समाज के वर्ग की स्थिति का निर्धारण होता है। तो मतलब आप इस तरीके से का भी ये डायमेंशन लेकर चल सकते हैं या आप असमानता को बता सकते हैं। इसकी जगह पर आप जातिगत, ये पूरा देखिए इसमें जैसे जातिगत ही असमानता का डिस्कस किया गया है। तो और आप डायमेंशंस खोल सकते हैं इसमें, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, ये सारे भी पॉइंट इसमें आप ला सकते हैं। तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। एंड अब देखिए कि शिक्षा में असमानता क्या है। शिक्षा में असमानता के कारण क्या हैं, ये आपको बताया गया है। और आप देखिए कि पहला आपका निर्धनता है, दूसरा अभाव एंड तीसरा सामाजिक स्तरीकरण, चौथा स्तर में अंतर। मतलब ये सारे अंतर हैं, यही कारण है जिसके कारण शिक्षा में असमानता विद्यमान है। और अवसरों का अभाव, तो देखिए कि अवसर का अभाव, जैसे जो उच्च वर्ग या धनी वर्ग के बच्चे होते हैं उनको अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है, वहीं पर जो गरीब बच्चे होते हैं उनको अच्छे कॉलेजों में जाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इससे अवसर का अभाव इसी को कहते हैं। एंड असमानता को दूर करने हेतु सुझाव क्या दिया गया है। पहला सुझाव देखिए, सरकार के स्तर पर क्या किया गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये 1900 शिक्षा की नई शिक्षा नीति तथा 1992 में उसमें किए गए संशोधन के अंतर्गत बच्चों के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रायोजन किया है। इस समय यह कार्यक्रम 9 राज्यों के 129 जिले में चलाया जा रहा है। तो ये आप देखिए। एंड आपका दूसरा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान आपका चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात 85:15 और 10वीं योजना में, पंचवर्षीय योजना में 75:25% था। इसके बाद अब ये 50-50% का रेशियो है। मतलब ये आपका पैसे का आवंटन है कि केंद्र सरकार 50% खर्च करेगी, राज्य सरकार 50% खर्च करेगी। और आपका थर्ड क्या चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 1987-88 में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों में सुधार करना था। इस योजना की 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको मर्ज कर दिया गया है। तो देखिए कि ये आपका क्वेश्चंस है एंड इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये शिक्षा में असमानता के कारण थे और उसको दूर करने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये पूरा आप डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब इसका आगे जो इसमें आपके डायग्राम्स हैं वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे।
एंड अब आप देखिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, जाति व्यवस्था सामाजिक विकास का अवरोधक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको ये बताना है। तो पहले आप ये देखिए इसमें कीवर्ड्स क्या है, जाति व्यवस्था एंड सामाजिक विकास का अवरोधक है। तो जहाँ पर जाति व्यवस्था जितनी ज़्यादा गहन होती है वहाँ पर सामाजिक विकास उतना ही अवरोध होता है, मतलब वहाँ पर सामाजिक विकास उतना नहीं हो पाता। अब इसका एक एग्जांपल आप देखिए कि जहाँ पर मतलब जैसे गांव में जाति व्यवस्था ज़्यादा जटिल होती है तो वहाँ पर देखिए कि आपका सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। और आप अगर उदाहरण शहर का लेंगे तो शहर में देखिए कि जाति व्यवस्था उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इसीलिए यहाँ पर सामाजिक विकास अधिक होता है। तो ये सामाजिक विकास का अवरोधक है। यही उदाहरण लेते हुए भी आप लिख सकते हैं, या आप आंसर में देखिए क्या लिखा है कि जाति व्यवस्था एक अभिशाप है जो हमारे समाज को डसती जा रही है, समाज के विकास को भी अवरोधित कर रही है। इन सामाजिक अवरोधों को हम निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिए कि जाति व्यवस्था पहली बात तो हमारे देश की एकता में बाधा है, एंड दूसरा प्रजातंत्र के लिए ये घातक है। और क्या है, और थर्ड आपका देख लें कि भारतीय संविधान की अवहेलना इससे कैसे होती है। भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य बना। भारतीय संविधान जाति, लिंग, गोत्र आदि में विश्वास न करके समानता पर आधारित है। जातिवाद के कुप्रभाव के उपरोक्त सिद्धांत का सही अर्थों में पालन नहीं हो पाता है। एंड देखिए कि पक्षपात एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। और पांचवा क्या है, आपका नैतिक पतन होता है। एंड औद्योगिक कुशलता में बाधा। औद्योगिक कुशलता में बाधा कहती है कैसे आता है, देखिए भाई भतीजावाद के कारण आपका जो कुशल लेबर होता है उसकी जगह पर अपने रिश्तेदारों या सगे संबंधियों की नियुक्ति हो जाती है, जिसके कारण कुछ मतलब उत्पादकता प्रभावित होती है। एंड ये आपका मानसिक तनाव को भी जन्म देता है, और ये आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है, और ये धर्म परिवर्तन में प्रेरक है। और साथ ही साथ देखिए कि विदेशों से संपर्क में बाधक है। ये विदेशी दासता का कारण भी यही है, और पारिवारिक तनाव का भी कारण ये है, और इसके साथ साथ सामाजिक गतिशीलता में ये बाधक है। और ये औद्योगिक संघर्षों को भी जन्म देता है। जातिवाद के प्रसार ने एक और औद्योगिक उत्पादन में बाधा उपस्थित की है, क्योंकि जाति के प्रति अंधभक्ति के कारण लोग अपनी जाति के लोगों को ही कार्य सौंपने की चेष्टा करते हैं, भले ही वे अकुशल ही क्यों ना हो। ये देखिए इसका। एंड उसके बाद आगे आपका क्या है, उसके बाद आप ये पूरा बता सकते हैं ये कारण ही थे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपसे पूछा है कि वंचित वर्ग व विकलांगों के लिए शिक्षा एवं पाठ्यक्रम के निरूपण पर प्रकाश डालिए, या विकलांगों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए ये आपको बताना है। तो वंचित वर्ग की शिक्षा, देखिए कि समाज में वंचित वर्ग के प्रति हमारी उदासीनता इतनी अधिक है कि इनकी इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी बहुत से लोग में अशिक्षा होने से उनके विचारों में रूढ़िवादिता का प्रवेश है। रूढ़िवादिता अधिकांशतः अनुसूचित जाति के लोगों में अधिक से अधिक होने का कारण अशिक्षा है। ये लोग पुराने विचारों, रीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हैं। उन्हें छोड़ने में वे अपनी पुरानी पीढ़ी का अपमान समझते हैं। लेकिन शिक्षा का विकास के साथ धीरे धीरे रूढ़िवादी विचारों में भी कमी आती जा रही है। एंड अब देखिए कि भारतीय समाज में वर्तमान पतन का एक कारण है लड़कियों की शिक्षा से वंचित रखना। जबकि एक तरफ हम भी स्वतंत्रता का 72वां वर्ष मना रहे हैं, और इस युग में भी हम नारी जागरण का युग कहते हैं, किंतु वास्तव में अब तक नारियों को सामाजिक पराधीनता की बेड़ियां काटकर हमें फेंकने में असफल रहे हैं। स्वतंत्र भारत की स्वाधीनता के सभी क्षेत्रों में समानता के अवसर की गारंटी के बावजूद अभी भी स्त्रियों का मानवीय रूप में स्थान नहीं मिल पाया है। तो ये देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आपका स्त्री की दशा के बारे में वर्तमान में अभी क्या स्थिति है उसके बारे में। एंड आप ये पूरा लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए कि अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में प्रारंभ से ही अति निम्न स्तर था। उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई भी अवसर नहीं दिया गया था। लेकिन नवीन समाज के निर्माण के साथ ही इनको शिक्षा पर ध्यान तो दिया गया, पर आज भी वह स्थितियां नहीं आ पाई हैं कि यह
कहा जा सके कि शिक्षा की समस्त प्रक्रिया अनुसूचित जातियों को ठीक प्रकार से चल रही हैं, मतलब कि जैसे अनुसूचित जातियों को या जनजातियों को अभी भी शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया है, वो अभी भी रूढ़िवादिता को धारण किए हैं और अपनी पुरानी परंपराओं मान्यताओं पर ही अभी स्थिर हैं। एंड अब देखिए कि अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन श्रमिक रहे हैं तथा समाज के अन्य वर्गों में गिने जाने वाले व्यक्तियों की निर्धनता का शिकार होते रहे हैं। निर्धनता के कारण परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एकजुट होकर कार्य करना पड़ता है। परिणामतः आज भी माता पिता अपने बच्चों को घर पर कार्य में मदद करवाने के लिए रोक लेते हैं तथा कभी कभी बीच में ही पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाना बंद करवा देते हैं। तो आगे भी ये पूरा वंचितता के बारे में बताया है कि किस प्रकार बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अनुसूचित जातियों का एक बड़ा वर्ग ग्रामों में निवास करता है और ग्राम में आज भी शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जिससे बच्चे आकर्षित हो सके शिक्षा की ओर, जिसके कारण अभी भी समाज पिछड़ा हुआ है। तो ये है। एंड अब देखिए कि इसके बाद आपको बताना है कि विकलांगों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि पाठ्यक्रम हम सभी प्रकार के विकलांगों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं चुन सकते। जैसे कुछ बच्चे अगर अंधे हैं तो अंधों के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, या और कोई शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसके लिए अलग तरीके की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसके पाठ्यक्रम में यही बताया गया है कि हर स्टूडेंट्स के लिए अलग प्रकार की पाठ्यक्रम हो और अंधों के लिए जैसे पाठ्यक्रम के क्या हो, डॉक्टर फ्रैम्पटन के अनुसार अंधों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वही उद्देश्य होने चाहिए जो सामान्य दृष्टि वालों के लिए होते हैं। अतः नेत्रहीन के लिए भी वही पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए जो सामान्य दृष्टि वालों के लिए होता है, किंतु अंधों के लिए कुछ न्यूनताओं को ध्यान रखकर सामान्य दृष्टि वालों के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को अतिरिक्त रूप में सम्मिलित करना चाहिए। उनके विषय में क्या क्या आना चाहिए, जैसे गृह विज्ञान, संगीत, शारीरिक कलाएं एवं गतिशीलता, ये आपके इसको सम्मिलित करना चाहिए। अब जैसे बहरों के लिए पाठ्यक्रम, अब जैसे अंधों के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं, ग्रामोफोन, रेडियो एंड जैसे श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। एंड बहरों के लिए जो बालक सुन नहीं सकते उनके लिए क्या करना चाहिए, देखिए कि जो सुन नहीं सकते उनकी अन्य सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, किंतु कोई कोई बालक दूसरे अंगों से विफल होते हैं, तो किसी के कान दूषित होने के साथ साथ उसकी जीभ भी विकृत होती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हमें पृथक पृथक पाठ्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता है। इन दोनों ही प्रकार के बालकों के लिए केवल दृश्य साधनों से ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इन बालकों को ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि सामान्य गुणों का विकास करने के अतिरिक्त इन्हें कुछ व्यावसायिक निपुणता प्रदान कर सकें। तो देखिए कि आपको मैं बता दूं, ये आप पिछले साल पढ़े हैं, आप जो हेल्थ एंड हाइजीन में, उसी में आपका देखिए कि इसमें था ना विकलांगों की शिक्षा का पूरा व्यवस्था था, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखे हैं। अंधों के लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए, बहरों के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो ये वही आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, आप इसको मत पढ़िए तब भी चल जाएगा। आपको बस जनरल चीज़ें लिखनी है कि आपको किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मानसिक दुर्बलताग्रस्त बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, तो देखिए कि 3 प्रकार के मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे होते हैं, एक जड़ बुद्धि, दूसरा निम्न बुद्धि, तीसरा सामान्य से निम्न। इनकी सभी की बौद्धिक विशेषताएं पृथक पृथक होती हैं। अतः इन सब के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम निर्धारित करना आवश्यकता होता है। जड़ बुद्धि किसी भी प्रकार का सामान्य शिक्षा सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल रूप में लिखिए कि जड़ बुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर पढ़ाना चाहिए या उनको बोलकर लिखने की आदत डालना चाहिए, और उसके साथ साथ उनको वीडियो के थ्रू समझाने में करना चाहिए। 3D में आप उनको दिखाइए। ये सभी चीज़ें आप उसकी जड़ बुद्धि के लिए, निम्न बुद्धि के बालक के लिए हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके पाठ्यक्रम में ये सभी चीज़ें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। देखिए इसमें जैसे पाठन विधि में करके सीखने पर अपनाना उपयुक्त है, क्योंकि जो चीज़ आप करके सीखते हैं उसको आप नहीं भूलेंगे। तो ये चीज़ें मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए। अब आपका देखिए कि
चौथा क्वेश्चन स्टार्ट है। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सामाजिक वंचितता से आप क्या समझते हैं, इनके शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या महत्व है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या देखना है, सामाजिक वंचितता, एंड इसके बाद आपको देखना है शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या महत्व है। आपको पहले बताना है सामाजिक वंचितता। तो सामाजिक वंचितता आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, उसको आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे कि समाज में किस प्रकार की वंचितता पाई जा रही है। उसके बाद शैक्षिक अवसरों में समानता होगी तो उसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इस आंसर की ये डिमांड है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे यही डिमांड करता है कि इतना आप एक्सप्लेन कर दें। तो देखिए कि इसके आंसर में क्या है कि हमारे समाज में अनेक सामाजिक समूह पाए जाते हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर्याप्त भिन्न है, एंड इसमें कुछ समूह सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ स्वीकार किए गए हैं तथा समाज में उनको पर्याप्त मान सम्मान है, लेकिन कुछ ऐसे भी समूह हैं जिन्हें सामाजिक दृष्टि से निम्न माना जाता है, वे आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े होते हैं। इन समाज के अनेक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत निम्न सामाजिक स्थिति वाले तथा आर्थिक दृष्टि से अति अल्प साधन संपन्न वर्गों के समाज का दुर्बल वर्ग कहा जाता है, जो मतलब सामाजिक रूप से निम्न है एंड आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है तो उनको दुर्बल वर्ग में रखा जाता है। और ये पूरा आप बता सकते हैं। एंड उसमें देखिए कि क्या क्या समस्याएं विद्यमान हैं भारतीय समाज में। ऊंच नीच, छुआछूत आदि बुराइयों का शिकार यही दुर्बल वर्ग या सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों ही होते हैं। अब देखिए कि इसमें अब आपका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबकी उन्नति के लिए समान अवसर मिले। एंड शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा प्रदान करना। इसका तात्पर्य राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रंग, रूप, प्रांतीयता या एवं भाषा, धर्म आदि में भेदभाव न करने से भी है। इस प्रकार शैक्षिक अवसरों की समानता को हम निम्न बातों से समझ सकते हैं। तो देखिए कि शैक्षिक अवसरों में समानता का अर्थ बच्चों के शैक्षिक अवसर अभिभावकों की आर्थिक अवस्था पर निवास स्थान से जुड़े ना हो। देखिए दूसरा क्या है, बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास का अवसर मिले। तीसरा क्या है, सरकार प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराए। और चौथा पॉइंट क्या है, सभी बालक एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर सकें। जैसे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और ये आपके आर्टिकल 21 में दिया गया है। और ये किस अमेंडमेंट से आया, 86th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में संशोधन के द्वारा ये आया है। तो ये 14 वर्ष तक के बालकों का निःशुल्क शिक्षा है। एंड पांचवा पॉइंट क्या है, प्रत्येक छात्र शिक्षा ग्रहण कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार दूरस्थ क्षेत्रों के निर्धनतम घर के अक्षम बालकों को शिक्षा के शीर्ष पर पहुंचाना अवसर की समानता है। तो अवसर की समानता में ये पॉइंट्स आप लिखेंगे कि अवसर की समानता क्या होती है। अब शिक्षा में अवसर की समानता का क्या महत्व है। देखिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये सभी को मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट है आपका। एंड बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इसका उद्देश्य है। प्रजातंत्र की सफलता इसी पर निर्भर करती है। एंड आपका राष्ट्र का विकास इसी पर निर्भर करता है। राष्ट्र का विकास कैसे निर्भर करेगा, यदि किसी भी राष्ट्र के लोग में समानता की स्थिति होगी तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी और इससे राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होगा। एंड आपका पांचवा सामाजिक एकीकरण होता है। शिक्षा सामाजिक एकीकरण का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। एकीकृत समाज बंद मुट्ठी की तरह है जो बड़े से बड़ा प्रहार झेलने की क्षमता रखता है। शिक्षा ही बालक को नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराती है, वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है। अतः शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व स्वतः प्रमाणित होता है। तो बस इतना आपको लिखना था। देखिए उस क्वेश्चन की आपकी दो डिमांड थी, एक तो आपको समानता के बारे में बताना था, उसके बाद आपको बताना था कि शिक्षा के बारे में आपको लिखना था। तो ये आप अच्छे से लिख सकते थे। अब आपका देखिए कि लघु उत्तरी आंसर आ जाता है। लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी में आपका क्वेश्चन पहला फिर वही पूछा है। देखिए कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, भारत में या कहाँ तक उपलब्ध है शैक्षिक अवसरों की समानता, यही आप ऊपर अभी पढ़ चुके हैं।
यही आपको लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि भारत में यह कहाँ तक उपलब्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन में यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। तो कि स्वैच्छिक अवसरों की समानता हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है? आपका आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली होंगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थान के रूप में होगी। आर्टिकल 28 आपको स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 29 में आपकी समानता की बात है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 146, इसके साथ साथ आप आर्टिकल 21 लिख लीजिएगा। एंड अब आपका क्वेश्चन है दूसरा, आपका कौन सा क्वेश्चन है कि आर्थिक व सामाजिक असमानता को स्पष्ट कीजिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि आर्थिक असमानता, मतलब इसमें एक डायग्राम अगर बनाना चाहें तो आर्थिक असमानता इक्वल टू, आप ऐसे लिखिएगा, आर्थिक असमानता इक्वल टू सामाजिक असमानता। उसके बाद आप बताएंगे कि आर्थिक असमानता होने पर ही सामाजिक असमानता जन्म लेती है। इस तरीके से आप इसमें ये डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। अब आर्थिक असमानता क्या क्या होता मतलब होता है, तो आप जनरल जानते हैं कि आय के स्तर पर असमानता, मतलब कुछ को ज़्यादा आय है या कुछ की इनकम ज़्यादा है, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, और कुछ के पास भोजन करने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो यही आर्थिक असमानता है। देखिए, जब से सभ्यता का विकास हुआ है तभी से समाज में उपयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान आर्थिक रूप से होता रहा है। आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही समाज में अमुक व्यक्ति व समाज में वर्ग की स्थिति का निर्धारण होता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जातिगत आधार पर बटे हुए समाज में उत्पादन के तमाम संसाधनों पर उच्च जाति के व्यक्ति जैसे क्षत्रिय तथा वैश्यों का अधिकार था, जिसके कारण समाज में निम्न वर्ग हमेशा से ही श्रमिक वर्ग का हिस्सा रहा है तथा आर्थिक असमानता के कारण से समाज द्वारा शोषित तथा संसाधनों की सुविधाओं से वंचित रहा है। अब आपको सामाजिक असमानता के बारे में बताना है। सामाजिक असमानता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक असमानता को देखा जा सकता है, एंड ये सामाजिक असमानता मैंने आपको पीछे अच्छे से पढ़ाया है। इन दोनों को लिंक करके एक डायग्राम बनाना है, जो आपको मैंने बताया इक्वल टू वाला। बस आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक पदानुक्रम से क्या समझते हैं। पदानुक्रम क्या है, ये देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। यदि कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर है। एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरा क्षेत्र में उसका पद नीचा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मंत्री का पद धारण करने वाला व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी आगे होता है, जबकि अच्छा खिलाड़ी न होने पर क्रीड़ा जगत में उसका कोई स्थान नहीं होता है। एक हरिजन मेजर का स्थान सेना में उच्च होता है, जबकि जाति व्यवस्था में उसका स्थान नीचा होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा होता है, जिसे समाजशास्त्री भाषा में सामाजिक पदानुक्रम या सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। मतलब ये आपका सोशल स्टेटस की बात कर रहा है। तो ये आप सामाजिक पदानुक्रम को अच्छे से समझ सकते हैं, और ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि सक्सेशन क्या है, पदानुक्रम, आप इसे देख लीजिए। एंड अब एक क्वेश्चन है कि जाति एक बंद वर्ग है, इसकी व्याख्या करना है। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार व मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ये किसने कहा? मजूमदार व मदान के अनुसार है। इन समाजशास्त्रियों का मानना है कि जाति की मान्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है तथा जन्म के बाद से ही उसके ऊपर जाति के नियम अथवा प्रथाओं का निर्वाह किए जाना लगता है। व्यक्ति पर जाति अंकुश रखती है, वह अपनी जाति में ही शादी कर सकता है। जाति के अनुरूप का कार्य या व्यवसाय उसे करना पड़ता है। जाति का प्रथाओं को ना मानने वाले व्यक्ति को जाति से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार जाति व्यक्ति के अपने कायदे, कानून, प्रथाओं आदि में जकड़ कर रखती है। या स्पष्टता यह कहा जा सकता है जाति एक बंद वर्ग है, और इसे आप महसूस भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि जाति एक बंद वर्ग है और आप इसमें बंधे होते हैं। आप इसे ग्रामीण समाज में ज़्यादा देख सकते हैं, जाति व्यवस्था वहाँ पर कितनी ज़्यादा दृढ़ होती है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसमें आपको जो भी कमेंट डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको डायग्राम्स दिखा देता हूँ।
जैसे शैक्षिक अवसरों की असमानता का क्या कारण है? शैक्षिक अवसरों की असमानता अवसर की असमानता है। निर्धनता इसका प्रमुख कारण है। सामाजिक स्तरीकरण, अवसर का अभाव और समाज की निम्न मानसिकता, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं ऐसे डायग्राम के थ्रू। और दूसरा क्या है, आप इसे देखिए कि जाति व्यवस्था के क्या परिणाम होते हैं। इससे सामाजिक तनाव का जन्म होता है, संकीर्ण मानसिकता आती है, विदेशी दासता, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, एकता में बाधा है। तो आप इसे डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं या आप इसे पॉइंट वाइज जैसे आपने पीछे आंसर में देखा है उसको लिखकर एलोबरेट कर सकते हैं और लास्ट में ये आप डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। तो अब आपको जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और जो भी आपके सुझाव हों वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।